Welcome to the new episode of Innovator Sabat, and I am your host Rishabh Pandey. And today I have brought to you a very innovative, very smart individual sitting with me right now who is working towards healthcare, making our India self-reliant in health infrastructure. And we will be exploring his story. How did he made such an innovative product? I have today with me Priya Ranjan from Medantrik, who hails from Balia district of Uttar Pradesh. Welcome to the show, Priya. Thank you. And मेरी English यही तक है. So we will be switching to a comfortable language if you are comfortable. हाँ. Priya, I want to know कि आपने अपने स्टार्टअप में जो ये प्रोडक्ट आप लेकर आए हो अभी तक जो मैंने आपके 2 कैंप्स देखे हैं वो भी फ्री रहे हैं. Right. तो ये क्या इंटेंट है और कैसे ये प्रोडक्ट आप डेवलप कर पाए, क्या वो स्टोरी है, कैसे स्टार्टअप फॉर्मुलेट हुआ? स्टार्टअप फॉर्मली तौर पे 2 जून 2022 को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट हुआ अपना. बट इसके पहले जब कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी थी तो कंट्री में चारों तरफ लोग एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहते थे. तो हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया था और उस टाइम पे ऑक्सीजन मैन ग्रुप करके एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई थी. अच्छा, ऑक्सीजन मैन करके. क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या फिर अलग डिवाइसेस, एक कम्युनिटी ऐसी थी जो उसको बना के ऑक्सीजन की कमी को दूर करना चाहती थी. बट अचानक से बनाना एक तरीके से तो उसमें काफ़ी सारा सपोर्ट कहीं ना कहीं लेस था. टेक्निकल क्योंकि देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाना इज़ लाइक इंजीनियरिंग के चारों स्ट्रीम चाहिए तुमको. मैकेनिकल आनी चाहिए, केमिकल आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आनी चाहिए, है ना. तो चारों स्ट्रीम्स आनी चाहिए तब जाके वो डिवाइस बन पाएगी. तो हमारी एक्सपर्टीज उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स में थी. तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो बोर्ड होता है और एक जो दूसरी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, तो वो डिवाइस को डेवलप किया था. एंड उस ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ में भी उसको एक तरीके से सोशल वेलफेयर वर्क के तरीके ऑक्सीजन मैन ग्रुप को चलाया था. अच्छा, तो ये ऑक्सीजन मैन जो लोग थे उनका रोल क्या था? ऑक्सीजन मैन में जितने करीब उस टाइम पे देखा जाए तो 7 से 8 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था. बट उसका मेन मोटो यही था कि जो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रहे हैं, अब कोविड में आपको पता है कि एक तरीके से लॉकडाउन की वजह से लिमिटेड रिसोर्स थे सब लोगों के पास. और उस लिमिटेड रिसोर्स में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिस पे मतलब आपने पहले कभी वर्क नहीं किया है तो एक सपोर्ट की नीड होती है. अब उसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक तरीके से हम लोग मदरबोर्ड कह सकते हैं, तो उसको इतना इजी वे में बनाया गया ताकि कोई भी पर्सन उसको डायरेक्टली फ्लेक्सिबल था कि किसी भी टाइप के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेके ऑक्सीजन प्लांट तक में उस बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं. और उसकी कॉस्टिंग मात्र 1,500 रुपये थी. अच्छा. और जो ऑक्सीजन एनालाइजर जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन की प्योरिटी को चेक कर सकते थे, वो ऑक्सीजन प्योरिटी मीटर उस टाइम पे करीब 1 लाख रुपए के आसपास के आते थे. और उसको हम लोग मात्र 8,000 to 9,000 रुपीज़ में ऑल ओवर इंडिया एंड अदर कंट्रीज में भी उसको सप्लाई. 1/10. राइट. सो जो मतलब ये मैं फील कर पा रहा हूँ अभी जो कोविड का टाइम था, पूरी इंडिया ही हाई अलर्ट पे थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कॉल था कि सब इसमें अपने एंड से एफर्ट डाले. जैसे सारे IITs एकजुट होके वेंटिलेटर बना रहे थे और IIT कानपुर का वेंटिलेटर तो काफ़ी सक्सेसफुल भी था. और वहीं आपका ये छोटा सा इनिशिएटिव ऑक्सीजन मैन, एंड कितना इम्पैक्टफुल था कि यू वर हेल्पिंग दोज इनोवेटर्स जो चेक करना चाहते थे भाई कि मेरा सही काम कर रहा है कि नहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर. तो फिर इसके बाद क्या बदलाव है? अब जाहिर सी बात है जब हम लोग उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन के पास गए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने गए, देन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे डॉक्टर्स के साथ अपना मिलना जुलना हो. एंड ये वही टाइम था, आई थिंक अपने कंट्री का ऐसा कोई भी IIT नहीं होगा जो हम लोग के उस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा होगा. IIT BHU, IIT रोपर, IIT कानपुर, है ना. तो सारे जगह से जितने लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या ऑक्सीजन PSA प्लांट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब लोगों की नीड्स थी कहीं ना कहीं मदरबोर्ड वैलिडेट करने के लिए, है ना. अब टीम भी उतनी जल्दी नहीं बन सकती ना कि इलेक्ट्रॉनिक का ऐसा कोई बंदा आ जाए और उनकी मन मुताबिक चीज़ बना के देते. तो उस टाइम पे कॉमन नीड थी, फिर उस चीज़ को बना के सोशल वेलफेयर के तरीके उसको पूरा किया गया था. देन उसी दौरान काफ़ी सारे हम लोग की डॉक्टर से मुलाकात हुई जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ में लगे हुए थे कोविड के दौरान. तो उनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि कोविड तो एक प्रॉब्लम है ही है, बट साथ ही साथ इसके साथ एयर पोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट लाइक डेवलपिंग नेशन में ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों के लंग्स उससे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं.
तो फिर एक कहीं ना कहीं ऐसे डिवाइस की नीड थी जो पर्सनलाइज बेसिस पे किसी भी पर्सन का लंग्स की मॉनिटरिंग कर सके, लंग्स हेल्थ की मॉनिटरिंग कर सके। जैसे कि अभी कोविड के बाद से बहुत कॉमन हो गया कि हम लोग अपना SpO2 चेक कर सकते हैं। अभी तक उस डिवाइस के बारे में भी किसी को नहीं पता था। एंड घरों पे हम लोग BP देख सकते हैं। ठीक वैसे ही नोडेक्स जो डिवाइस हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस डिवाइस के थ्रू हम लोग एक तरीके से लंग्स की कंडीशन देख सकते हैं कि लंग्स की कंडीशन एग्जैक्टली कितना हेल्दी लंग्स है हमारा। और मैं ये रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर सकता हूँ। अगर ना करूँ तो इसके क्या मतलब वो रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। हाँ, एक्चुअली में देखो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक इंडिया हो गया, तो इसमें एक मेजर फैक्टर है ट्रैप, यानी कि ट्रैफिक रिलेटेड एयर पॉल्यूशन एंड नॉर्मल एयर पॉल्यूशन जो अपने रूम्स में है या इन्वायरमेंट में। लेकिन जब हम लोग स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो एक बहुत सारा एयर पॉल्यूशन अपने फेस पे एग्जैक्टली हम लोग फील कर सकते हैं। तो फेस पे फील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनहेल भी कर रहे हैं। तो उस एयर पॉल्यूशन में केमिकल के साथ साथ एक तरीके से जो PPM आपका वो तो है ही है, मतलब उसके साथ साथ अदर केमिकल्स भी इनहेल करते हैं जो हम लोग के लंग्स को ईजिली डैमेज कर सकते हैं। इवन अमेरिकन लंग सोसाइटी के हिसाब से अगर देखें तो कई सारे केमिकल्स ऐसे प्रेजेंस है जो हम लोग को लंग कैंसर तक दे सकते हैं। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं जैसे कि मान के चले कि हम लोग डेली, और इंडिया के 90% पॉपुलेशन के पास 4 व्हीलर्स नहीं है। तो एक तरीके से 4 व्हीलर से मेरा कहना पॉल्यूशन से रिलेट करना नहीं है। 4 व्हीलर से मेरा कहना 90% पॉपुलेशन अगर सड़क पर निकलती है तो या तो वो पब्लिक कन्वेंट यूज़ करती है, 2 व्हीलर्स यूज़ करती है। तो इस तरीके से 50% डायरेक्ट जो पॉपुलेशन है ना, वो एक तरीके से एक्सपोज है ट्रैप में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स हम लोग का, अगर मान के चलो कि तुम्हारा लंग्स अगर तुम ट्रैप में एक्सपोज हो डेली 1 घंटे के लिए भी, तो आने वाले दिनों में लगभग अदर डिजीज का रूप लेके एवरेज लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल ये पूरे कंट्री के एवरेज लाइफ पे इफेक्ट डालता है कि मतलब क्योंकि अदर डिजीजेस लीड करेंगे लंग के माध्यम से। एंड क्या होगा कि ओवरऑल हम लोग की लाइफ जो होगी 5 से 10 साल कम हो जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंसान स्मोक कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो सड़क पर निकल रहा है और एक्सपोज्ड है मतलब उस एयर से और व्हीकल्स के जो पोल्यूशन है, तो उनकी एवरेज लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो इसमें नोडेक्स क्या हेल्प रहेगा पॉल्यूशन से? अभी तो दिल्ली में कहावत ही चलती कि लाइक मतलब सिगरेट ना भी पी रहे हो दिल्ली की हवा सूंघ लो, मतलब बराबर ही है। 20 सिगरेट सुना था, है ना, तो बराबर ही है। तो एक तरीके से पॉल्यूशन उस तरीके से लंग्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। और नोडेक्स यहाँ पे हेल्प करता है दोनों तरह के पीपल को, लाइक जो लोग ऑलरेडी COPD या लंग डिजीज से जूझ रहे हैं, या तो सेकंड जो हेल्दी पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन को ये कैसे हेल्प करता है, किसी भी पर्सन को अगर लंग्स रिलेटेड मेडिकेशन चलती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, इन द सेंस कि अभी जैसे बुखार हुआ किसी को, तो हम लोग को पता है ना 3 दिन में बुखार खत्म हो जाता है। मतलब होता है 3 दिन तक दवा ना लो तब भी ठीक हो जाएगा, समझ रहे, या फिर दवा लेनी भी है तो 3 से 4 दिन तक लेनी है। तो लंग्स के कंडीशन में क्या होता है, ये दवा आपकी 2 साल भी चल सकती है, 5 साल भी चल सकती है। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चल रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके लंग्स के ऊपर कितना हुआ उसको चेक करना जरूरी है। जैसे बुखार का आप इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, दवा खाने के बाद थर्मामीटर से आप चेक कर लेते हैं कि बुखार आपको कितना हुआ, लेकिन और वो 3 दिन के लिए मेडिकेशन चल रही है। ठीक है, अब लंग्स की कंडीशन में क्या है, लंग्स की कंडीशन में ये मेडिकेशन आपका 2 साल तक चल सकता है, 3 साल तक चल सकता है, और उस कंडीशन में मेडिकेशन का कितना इफेक्ट आपके लंग्स के ऊपर हो रहा है वो डिवाइस बता सकती है। क्योंकि मेडिकेशन के पहले एक बार लंग्स की जांच होगी उससे, एंड मेडिकेशन के बाद एक बार जांच होगी, तो जिससे कि एक रिपोर्ट डॉक्टर को मिलता है कि जो भी वो मेडिकेशन आपको चला रहा है उसका कितना ओवरऑल इफेक्ट आपके लंग्स के ऊपर हो रहा है। और ये एक्सरे जितना महंगा भी नहीं है। नहीं, ये एक्सरे इतना महंगा नहीं है। हम लोग की प्रयास ये है कि हम लोग इसको अंडर 10,000 रुपीज़ लॉन्च करें। ठीक है, अंडर 10,000 रुपीज़ लॉन्च करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया एक लार्ज मास पॉपुलेशन को नीड है इस काइंड ऑफ डिवाइस की। तो ये फर्स्ट हो गया कि जो लोग पहले से अफेक्टेड है वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करें। सेकेंडली आते हैं हम लोग जो लोग अपने को हेल्दी पीपल क्लेम करते हैं, ठीक है, बट ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिससे कि उनके लंग्स या अदर बॉडी पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब पॉल्यूशन की वजह से लंग्स हम लोग के जितने इफेक्ट हो रहे हैं, मान के चलो कि 5% लंग्स हम लोग का इफेक्टेड है, बट वो क्या होता है कि बॉडी धीमे धीमे उस चीज़ को एक तरीके से मतलब फील नहीं होने देती है, उतना एडजस्ट कर जाती है। लेकिन जैसे एक लिमिट के बाद जब
लिमिट के बाद लाइक जब आपको चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब फील होगी ना, तो फिर आप हेल्दी पर्सन के कैटेगरी से निकल के मेडिकेशन वाले पर्सन की कैटेगरी में चले जाएंगे। कई बार देर हो जाती है इसमें। हाँ नहीं, तो वही बात है ना कि जब आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए देन वो देर हो चुकी है, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक डिजीज़ को आने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, फिर उसके बाद डिजीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। अच्छा। तो डिवाइस यहाँ पे हेल्दी पर्सन के लिए ऐसे हेल्प करती है कि आप पहले प्री स्क्रीनिंग कर सकते हैं एंड देन ये देख पाएंगे उसमें कि आपके डेली बेसिस पे लंग की कंडीशन कैसी है, क्योंकि हर एक पर्सन का एज, वेट, हाइट एंड जेंडर, इसके हिसाब से एक लंग की आइडियल कंडीशन होती है। तो हम लोग का एल्गोरिदम उस आइडियल कंडीशन को जानता है कि कितना आपकी आइडियल कंडीशन है, क्योंकि अब फिर एक आपकी आएगी करंट कंडीशन। करंट कंडीशन आने के लिए डिवाइस से इनपुट आता है, साथ साथ पेशेंट की अलग हिस्ट्री आती है, कोई भी पर्सन की प्रीवियस हिस्ट्री आएगी। जस्ट लाइक अगर आप 2 साल से स्मोक कर रहे हैं और सेम आपका क्लोन कोई है जो 2 साल से स्मोक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर 2 साल से स्मोक करे तो आपकी करंट लंग की आइडियल कंडीशन दूसरी होगी और उसकी दूसरी होगी। तो ये सारे फीडबैक की वजह से एल्गोरिदम आपकी एक करंट लंग की कंडीशन निकालता है। देन हल्के फुल्के मेडिकेशन, बहुत हल्के फुल्के मेडिकेशन एंड डिवाइस के अंदर मल्टीपल मोड ऑफ एक्सरसाइज है, उसके थ्रू एक जो आइडियल कंडीशन आपके लंग की है उसके तरफ आपके अनहेल्दी लंग को लाने के लिए वो प्रयास करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक्सरसाइज कैसे एक्सेस करूंगा मैं? मतलब नोडेक्स डिवाइस जो मैंने देखा है, राइट, वो तो शायद 30 साइज का है। तो नोडेक्स एक हैंडल डिवाइस है एंड वो मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्टेड रहता है। अच्छा। जिसमें मल्टीपल मोड ऑफ एक्सरसाइज है, जो हम लोग मेडिकेशन के पहले एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिकेशन के बाद कर सकते हैं, ठीक है, एंड हेल्दी पर्सन उसको डेली बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जस्ट उसको हैंडल डिवाइस से आपको लो करना है और सारा रिजल्ट जो है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले कानपुर का भी AQI चेक कर रहा था, वो भी 60 और 70 नंबर ऊपर है नॉर्मल के होने से। 60-70 से ज़्यादा ही है कानपुर। हाँ, 160-140 पे था। और मतलब जहाँ पे दिल्ली और इनकी बात की जाए तो वो तो अभी 300 पे है। राइट। तो शायद ज़रूरी होता है कि हम रेगुलरली हमारे लंग्स की चेकअप करते रहें, और ऐसा एक डिवाइस जो कि मात्र 10,000 रुपये में हमारे पास रहेगा और उससे हमको पता चलता रहेगा। हमको शायद वो कैसे मैं चेक कर पाऊँगा, अगर वो प्रोसेस मेरे को समझें तो? उसमें एक तरीके से चेक करने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हर एक पर्सन का एक आइडियल लंग कंडीशन है, एक करंट लंग कंडीशन है। तो करंट लंग कंडीशन जानने के लिए डिवाइस में एक तरीके से आपको एक्सेल करना पड़ेगा, और एक्सेल के साथ जब आपको डिवाइस पकड़ते हैं तो आपके फिंगर डिवाइस में ऐसे जगह पे सेट होते हैं कि और भी आपके वाइटल्स डिवाइस डाटा कलेक्ट करके मोबाइल ऐप के अंदर भेजेगा। और मोबाइल ऐप के अंदर जो एल्गोरिदम होगा फिर ये डिसाइड करेगा कि आपकी करंट लंग कंडीशन कैसी है। मतलब मेरे को ब्लो करना है बस उसमें। राइट। और उसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं जिस डिवाइस को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक टेस्टिंग करनी है तो एक अलग अटैचमेंट आपने लगाया जिसके थ्रू आपकी लंग्स की कंडीशन पता कर रही है। फिर आपको अगर एक्सरसाइज करना है तो वो अटैचमेंट निकाल के दूसरे अटैचमेंट्स लगाने हैं, तो आप अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएंगे एंड उसका डाटा ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो पाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने आज घड़ी हम लोग लगा लेते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, सुबह तो पता है हम लोगों की आज हम लोगों ने लाइक 2 किलोमीटर दौड़ा और आज थोड़ा सा 300 मीटर और करना है। तो सेम लंग्स के साथ भी एक एक्सरसाइज जब हम लोग परफॉर्म करेंगे ना तो वो इसमें रिकॉर्ड होगा कि आज हम लोगों ने इतना किया और लंग की कंडीशन इतनी अचीव हुई थी। आज हम लोग को इतना डिवाइस, आपको एप्लीकेशन खुद ही टारगेट देगा कि आज आपको इतना कंप्लीट करना है। तो वो आपके करंट लंग कंडीशन को हेल्दी लंग तरफ दौड़ाते हुए लेके आएगा। जी, तो ये तो काफ़ी अच्छा ट्रैकिंग रहेगा। मतलब एक तरीके से आप स्मार्ट वॉच बना रहे हैं और जो जिम फ्रीक्स होते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपने लंग्स के लिए भी मतलब उतने ही जागरूक रहें। मैं आपकी एक मतलब कला बोलूँगा मैं तो, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हूँ। अभी तक आपने 2 फ्री हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज किए, तो एंड योर कंपनी इज बूटस्ट्रैप्ड अभी, और फिर भी आप मतलब ऐसा सोशल सर्विस वाला काम कर पा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप पिच बहुत अच्छे से करते हैं लोगों को और अपने इन्वेस्टर्स को, तो मैं वो जानूँगा मतलब ये आपके अंदर पहले से था या ये विद द टाइम आपने इसको ग्रो किया है? इसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि देखा जाए तो इस फील्ड में आने से पहले, लाइक ये स्टार्टअप शुरू करने से पहले और इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो मैंने बताया कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आती है,
उसके पहले एक तरीके से मैं एक तरीके से सेल्समैन ही था, अच्छा और वो काम होता था एक तरीके से डोर टू डोर जाके सेल करने वाला काम। अच्छा ठीक है, तो डोर टू डोर उस टाइम पे पोस्टर सेल्स किए जाते थे। हाँ देन उसके बाद से ही मतलब ये वहाँ से आया कि डोर टू डोर पोस्टर सेल जब होते थे तो आपको हर एक डोर पे एक नए तरीके का ही मिलेगा कस्टमर, जिसको आपको अलग तरीके से उसको समझते हुए अपने प्रोडक्ट को पिच करना है। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपको अपना वो टारगेट अचीव करने के लिए दिन भर दौड़ना पड़ सकता है। मतलब आप लोग फील किए होंगे, कंपनीज के प्रोडक्ट लेके लोग आते हैं कि लाइक अभी ये ऑफर है, आप ये खरीदिए, तो वो वर्क था। बट बाद में फिर जब अपना कॉलेज लाइफ चल रहा था, हॉस्टल से ही एक तरीके से फिर हम लोगों ने एक तरीके से एक इंटरव्यू के लिए पोस्टर्स निकाले थे एंड ये कानपुर में लगवाए थे, ताकि क्योंकि अब एक तरीके से ये था कि वो काम तो नहीं करना है। ठीक है, तो डोर टू डोर उस टाइम पे पोस्टर सेल्स होते थे, तो उससे इतना एक्सपीरियंस आया। देन उसके बाद उसको देखते हुए ये था कि डोर टू डोर मैं ना जाके कुछ और लोगों को भेजते हैं जिनको जॉब की नीड है। तो फिर जॉब वाले पोस्टर्स हम लोगों ने माइक्रो आप वहाँ पे राइट जी जी तो जॉब वाले पोस्टर हम लोग ने उस टाइम पे हॉस्टल में ही था, तो फिर वहाँ से लगवाए गए। देन उससे ये हुआ कि लगभग आपको बिलीव नहीं होगा, हमने पोस्टर लगाए होंगे कम से कम 100 A4 साइज में, एंड इंटरव्यू देने लगभग 250 से ज़्यादा लोग आए थे। तो 250 ये सच्चाई है हमारी, ये सच्चाई है, फॉर्म्स अभी भी रखे हैं मेरे पास। तो 250 से ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने आए हुए थे कि किस तरीके से मतलब मैंने देखा कि जो लोग बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग तक 6 से 12 हज़ार का जो जॉब था उसके लिए इंटरव्यू देने आए हुए थे। 6 से 12 हज़ार आप पे कर रहे थे उनको? लाइक ये मैंने पोस्टर पर लिख के चिपकाया हुआ था कि सेल्समैन की जॉब 6 से 12 हज़ार रुपये महीने। तो उस टाइम पे लगभग 250 लोग आए थे जो ऑलरेडी अलग अलग कंपनीज में भी वर्क कर रहे थे, जैसे नमस्ते इंडिया में कोई सेल्स का काम कर रहे थे, तो काफ़ी लोग आए। तो उस टाइम पे फिर हमने एक फॉर्म तैयार किया था। फॉर्म लाइक ये मान के चलिए कि बहुत कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है कि नेम एज ग्रुप, मतलब ऐसा एक फॉर्म था, तो उसको आप मेरे से बिना पूछे कॉन्फिडेंस में उसको आप भर लेंगे। तो अब 250 लोगों में उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो सिलेक्शन का एक ऐसा प्रोसेस बनाना था जिसमें कि ईजिली मैं लोगों को हायर कर सकूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी कि लोगों को मैं जितना बोलूँ वो बिना दिमाग लगाए उतना काम करें। तो उस फॉर्म में ये था कि फॉर्म में भरने को देता था, मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे कि मैं उनसे क्वेश्चंस कर सकूं, और वैसा जॉब भी नहीं था कि हम लोग क्वेश्चन दे। तो फॉर्म भरने में अगर बंदा 10 से 12 बार मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, तो उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता था। अच्छा। और जो बंदा अगर पूरा फॉर्म भर के एक साथ बिना वजह तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते थे। ये क्या साइकोलॉजी है मतलब? लाइक क्योंकि एक तरीके से वो बंदा इतना स्मार्ट इनफ है कि वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है। अच्छा। तो इस तरीके से 10 लोगों की टीम बनी थी उस टाइम पे। अच्छा। एंड 10 लोग फिर वो डोर टू डोर जाके सेल करना शुरू किए थे। अच्छा। एंड फर्स्ट मंथ के एंड में लगभग मेरी सैलरी 45,000 के आसपास बनी थी। अच्छा। एंड अदर लोग उन्हें जितना सेल किया उस पर उतना मार्जिन था, और उनको एक TADA प्रोवाइड कराया जाता था। एंड उस बेसिस पे वो लोग अपनी सैलरी किसी ने 8,000 9,000 किसी ने 12,000 भी बनाए। तो इस तरीके से मतलब ये कॉलेज टाइम पे आप कर रहे थे हॉस्टल्स में? हाँ राइट हॉस्टल टाइम पे कर रहे थे, राइट। तो ये मतलब ये तो मतलब अनरजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन आपने तो बहुत अच्छा है। और आपने मतलब फॉर्मली कोई MBA और नहीं, कुछ भी नहीं किया? मैं ये और जानना चाहूँगा प्रिया आपसे कि जो प्रोडक्ट है नोडेक्स वो सिर्फ मतलब इंडिया में पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे प्रोडक्ट के बारे में भी सुन रहा हूँ, या फॉरेन कंट्रीज में ये चलन है या ऑलरेडी है वहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज में भी पर्सनलाइज्ड डिवाइस जो रिस्पिरेटरी केयर का ख्याल रखती हैं वो वैसे बहुत ही कम है, एंड अभी मार्केट में इतने पॉपुलर नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसमें सिंपल वो लोग स्पायरोमीटर का डाटा शो करते हैं। स्पायरोमीटर बहुत सिंपल होता है कि आपके फ्लो को कैलकुलेट करेंगे एंड उस फ्लो को दिखाएंगे अलग अलग डाटा में कि, तो इस वजह से स्पायरोमीटर को छोटा करके वो लोग पीक फ्लोमीटर एंड स्पायरोमीटर पर्सनलाइज्ड डिवाइस में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से वो इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ही पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए उसको मतलब एक अलग से मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके पढ़ पाए। अपने डिवाइस में अपने डिवाइस में ये चीज़ पूरी तरीके से सॉल्व किया गया ताकि कोई भी कस्टमर इसको पढ़ सकेगा, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाएगा, एंड कई सारे उसके वाइटल कंडीशन एंड प्रीवियस हिस्ट्री पे हम लोग उसके लंग्स की कंडीशन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया ये फॉरेन में भी नहीं है, इंडिया में भी डिमांड
जो है अभी आपको ग्रो करना पड़ेगा। Right. आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाएंगे? क्या आपने उस पर अगर थोड़ी सी प्रकाश डालने की कोशिश, और कब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं नोडेक्स मार्केट में आएगा? नोडेक्स हम लोग सितंबर तक प्लान कर रहे हैं कि सितंबर तक ये डिवाइस हम लोग फर्स्ट दिल्ली के लिए केवल अवेलेबल होगा जी। और दिल्ली में ये डिवाइस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एंड देखा जाए तो स्ट्रैटेजी मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो तो ये डिवाइस को खुद ही परचेज कर लेंगे। जी। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी लंग्स कैंप भी ऑर्गेनाइज़ कराया। एंड अभी IIT कानपुर में भी लंग्स कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया था, जिसकी वजह से डिवाइस की लगभग 9 डिवाइसेस की प्री बुकिंग भी आई है अपने पास। अच्छा। तो एक तरीके से अवेयरनेस हो तो डिवाइस खुद ही सेल होने लगेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के लिए कैंप कराया था यहाँ पे। एंड ट्रैफिक पुलिस कानपुर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द इंडिया नहीं कहेंगे, इन द वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि टॉप 10 में आता है ये। तो वहाँ दिन भर जो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक दिन भर वहाँ पे पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जी जी जी। एंड वो पॉल्यूशन सबसे डेंजरस लेवल का पॉल्यूशन, ठीक है। अब वो पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उनकी लंग की कंडीशन कैसी है इसको जानने के लिए हम लोगों ने GSVM मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर एक कैंप कराया। एंड रिज़ल्ट 2 दिन का कैंप था ये अगस्त में। एंड रिज़ल्ट ये है कि लगभग 70% के आसपास जो पुलिस पर्सनल है उनके लंग्स अच्छे नहीं थे। एंड लगभग वहाँ भी हम लोगों को 600 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कैंप में, जिसमें से लगभग 100 लोग मेडिकेशन में आ गए डॉक्टर के साथ। अच्छा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन था, तो वहाँ पे फ्री में आपको एक तरीके से मेडिसिन एंड इलाज था। तो इस वजह से लगभग 100 लोग के आसपास मेडिकेशन में आ गया। एंड बाकी लोग को लंग एक्सरसाइज एंड ये सब जो भी डॉक्टर्स ने थे उनको प्रिकॉशंस के तौर पे सजेस्ट किए थे। सेम चीज़ फिर हम लोगों ने 7 तारीख को IIT कानपुर के लिए किया। एंड IIT कानपुर एक तरीके से देखा जाए तो कानपुर का सबसे हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक है, ग्रीन इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ के लोगों के भी टेस्ट्स हुए हैं, डॉक्टर्स अभी उनके रिजल्ट्स को पढ़ रहे हैं, वो भी जल्द आने वाले हैं। तो देन एक तरीके से जो हम लोग की डॉक्टर की टीम है, इस पर प्रॉपर एक रिसर्च पेपर हम लोग पब्लिश करने वाले हैं कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन और मोस्टली ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। देन इसी अवेयरनेस के साथ ही हम लोग की डिवाइस की सेलिंग स्ट्रैटेजी भी रहेगी। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि डिमांड नहीं है, क्योंकि उसी हेल्थ चेकअप कैंप में मैंने देखा था कि लोग काफ़ी अवेयर हैं। राइट। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पहुँचे थे अपने चेकअप के लिए। एंड दे वर कंसर्न, मतलब इवन मतलब अभी आपने बताया कि रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है। रेगुलरली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं भाई रिपोर्ट आएगी नहीं, जबकि वो स्मोक और ये सब नहीं कर रहे। दे जस्ट वांट टू नो कि उनके लंग की हालत कैसी है। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं है लोगों में। और अस्थमा का जो एक बीमारी है वो मैं एक लोग को जानता भी हूँ जो इससे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सीरियस हो जाते हैं तब जाके एडमिट होते हैं और 2 दिन 3 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। अपना मेडिकेशन जो है उनका वो लेते ही रहते हैं। नहीं, बीच बीच में जब कोई एलर्जी या कुछ हो जाता होगा तो फिर वो 3-4 दिन फिर उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइस आपका उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या इस तरीके के लोगों के लिए जो ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, ये SIC स्टार्टअप इंक्यूबेशन इकोसिस्टम से जैसे आप जुड़े, तो इससे आपको क्या फ़ायदे मिले या क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा आप, और यहाँ पे आप कब आए थे? ओके, तो देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया था पोस्टर वाला काम जो अपना चल रहा था, उसके बाद एक पॉइंट ये आया था कि स्कूल्स में ID कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो ID कार्ड्स के लिए हम लोग स्कूल्स का चक्कर मैंने लगाना शुरू किया एक तरीके से। बट यही अभी गर्मी का मतलब मई जून के धूप में ही आपको ID कार्ड का ऑर्डर मिलते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। बट हुआ ये कि लगभग देखा जाए तो 4 से 5 बार दौड़ने के बाद भी, क्योंकि उस टाइम पे ID कार्ड का ऑर्डर्स नहीं मिले, तो उस टाइम पे एक फिर ये ज़रूरत फील हुई, क्योंकि देखो पोस्टर का काम तो चल रहा था बट ये अंदर था कि ये काम अपना नहीं है जिसको आगे तक करना है। तो फिर ये था कि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो पेरेंट्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट बन जाए अपना प्रोडक्ट, तो वो स्कूल को प्रेशर करेंगे कि ये प्रोडक्ट आप अपने यहाँ पे लगवाइए। तो उस टाइम पे
रिक्वायरमेंट अगर क्रिएट करना है आईडी कार्ड को ऐसा लेके, तो देन ये समझ में आया कि अगर आईडी कार्ड के थ्रू बच्चों के स्कूल में पहुंचने पे पेरेंट्स को एसएमएस पहुंच जाए और स्कूल से निकलने पे पेरेंट्स को एसएमएस पहुंच जाए, साथ ही स्कूल को क्लास एंड सेक्शन वाइज उनको अटेंडेंस की रिपोर्ट मिल जाए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ ठीक है, तो ये पार्ट उस टाइम पे हम लोग मतलब इसको मैं करना चाहता था। हाँ। बट उस टाइम पे RFID डिवाइसेस की जब कॉस्ट देखे तो काफ़ी हाई, मतलब डिवाइस की कॉस्ट ही लगभग 50,000 रुपीज़ 60,000 रुपीज़, 1 से 1.5 लाख रुपीज़, तो उतना स्कूल नहीं अफोर्ड करेगा। तो एंड वो डिवाइसेस सारे के सारे एक तरीके से मेड इन चाइना आपके, तो कहीं ना रिक्वायरमेंट है कि ये डिवाइस अगर हम लोग बना सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जो अभी उस टाइम पे वो बिज़नेस चल रहा था, जितनी उससे अर्निंग हुई थी, तो उस टाइम पे उस बिज़नेस को एक तरीके से क्लोज किया गया एंड सेल्फ लर्निंग के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने सीखी एंड वो डिवाइसेस उस टाइम पे लगभग 1.5 साल बाद मैंने बनाई, जिससे कि RFID बेसिस पे हम लोग स्कूल में जा सकते हैं और SMS भेज सके सारा का सारा। भाई कितना कॉस्ट था इसका? वो डिवाइस हम लोगों ने डेवलप किया था लगभग 3,000 रुपये में। अच्छा 3,000 स्कूल्स को कितने में दे रहे थे? स्कूल के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे था, लाइक पर स्टूडेंट्स पे 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर ईयर था। अच्छा, जिसमें उसको कार्ड भी मिलेगा, सारे डिवाइसेस भी मिलेंगे, सारे SMS भी, और जो सॉफ्टवेयर है वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते थे। जी। तो उस टाइम पे क्या किया था कि इसको स्टार वेब ग्रुप करके एक कंपनी बनाई थी एंड इसके थ्रू हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे। देन उस टाइम पे हम लोगों ने लगभग 8 फ्रेंचाइजियाँ बनाई थी। अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दूसरे लोग भी इससे इजीली अर्न कर सकते थे एंड मॉडल ये था कि 100 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर ईयर एक फ्रेंचाइजी रख लेता था और दूसरे लोकेशन पे स्कूल की तरफ से सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती थी। तो उस टाइम पे 8 फ्रेंचाइजियाँ बनी थी जिन्होंने लगभग देखा जाए तो 30 के आसपास स्कूलों को टाई अप किया था। तो लगभग 45,000 बच्चों के ID कार्ड बनने थे उन 8 फ्रेंचाइजियों के थ्रू और हर एक स्टूडेंट से 500 रुपीज़ पर ईयर का हाँ एक यूज़ नंबर था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे टीम अपनी अच्छी थी जो इस पे लगी हुई थी। तो ये वाला प्रपोजल बना के हम लोगों ने यहाँ पे एक बार पिच किया था बहुत पहले, बट वो रिजेक्ट हो गया था ऑब्वियसली इनोवेशन। हाँ बट उसमें क्या हुआ था ना कि फिर उसके बाद कोविड आ गया था, तो एग्जैक्टली वो जब नंबर्स हम लोग क्लेम करने वाले थे कहीं ना कहीं रिडीम करने वाले थे तो कोविड आ गया। देन कोविड आने के बाद पूरा जो इतना बिजनेस डेवलप किया गया था सब एक साथ बंद, क्योंकि स्कूल ही बंद हो गए सारे, तो ये पूरा अनएक्सपेक्टेड था। तो देन उसके बाद फिर ऑक्सीजन मैन शुरू हुआ, देन सारे IITs में एक साथ जो है मतलब आप टच में आ गए एक साथ टच में आ गए। देन उसके बाद हम लोग मेडिकल फिर डॉक्टर्स के टच में, फिर प्रोडक्ट बना, फिर SIC के संपर्क में एंड जब SIC से मिले तो ये प्रोडक्ट आइडिएशन स्टेज पर ही था एक तरीके से। एंड अब भी देखा जाए तो लगभग 2 साल होने जा रहे हैं हम लोगों के एंड 2 साल बाद ये प्रोडक्ट रेडी है एंड नेक्स्ट सितंबर में हम लोग अभी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से SIC का काफ़ी सपोर्ट रहा इस प्रोडक्ट को फाइनल लाइक आइडिएशन से कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने में। मैं जब आपकी कहानी सुनता हूँ तो मुझे दिखता है एक सेक्रीफाइस का एक एंगल दिखता है, एक मेरे को तपस्या टाइप की चीज़ दिखती है कि आपने 2 साल इतना इसमें इन्वेस्ट किया और फेलियर्स भी रहे, आपने कई बार पिवट किया अपनी आइडिया को, स्टैग्नेंट नहीं रहे। तो मैं मतलब क्या सपोर्ट आपको SIC से मिला जो आपको पुश करता रहा, या कौन SIC नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हमेशा से वो एनर्जी बन के कि मैं करूँगा, या कभी हारे होंगे, लॉस आए होंगे आपके उसमें, लेकिन फिर से अगले दिन उसी जुनून के साथ, क्योंकि आपकी टीम पे भी फिर वो प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन सी चीज़ है आपकी? इसका मेन देखो रीज़न एक ही है कि टीम में भी अपने जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं टीम में? अभी करेंटली हम लोग 15 लोग के आसपास हैं जो मैदांतरिक में काम कर रहे हैं। और शुरू से ही सारे लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से अपने फैमिली को लाइक करंट कंडीशन से आगे के कंडीशन में पुश करना चाहते हैं और सभी लोग उसी के लिए वर्क कर रहे हैं। तो वही एक काइंड ऑफ मोटिवेशन होता है जो आइडियल मिडिल क्लास। राइट। तो अच्छा, यही आपका मोटिवेशन रहा है फैमिली? फैमिली से कैसा आपको सपोर्ट रहा फॉर स्टार्टअप ये सब चीज़? और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा। असल में देखा जाए तो मैं छोटा बेटा हूँ इसलिए इतना सारा सपोर्ट है, क्योंकि बड़ा भाई अच्छा काम कर रहा है। छोटे बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वो प्यार भी मिलता है, स्नेह। राइट।
SIC से आपको कुछ फंड्स मिले प्रिया कि आप ये कर पाओ, या मेंटरशिप मिला? राइट, मेंटरशिप भी मिला, और अभी तक हम लोग को SIC से लगभग 15 लाख के आसपास का ग्रांट रिसीव हो चुका है। 15 लाख? हाँ। तो ये मतलब ये लोन है कि प्योर ग्रांट है? नहीं, ये प्योर ग्रांट होता है। लाइक SIC में आने के लिए भी हम लोगों ने एक तरीके से हैक एंड रिबूट करके एक हैकाथॉन था। राइट, तो उस हैकाथॉन में हम लोग टाइड एक तरीके से थर्ड आए थे। तो उसकी वजह से यहाँ पे इंक्यूबेशन हुआ, एंड फर्स्ट 5 लाख का हम लोग को एक तरीके से ग्रांट मिला था। देन उसके बाद एक निधि प्रयास के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था, देन उसमें 10 लाख का हम लोग को DST की तरफ से था वो ग्रांट मिला था। तो ये पैसे से आई थिंक काफ़ी हेल्प हुई। राइट, ये पैसा ही है जिसकी वजह से डिवाइस बन के तैयार है, एंड टीम भी जुड़ी हुई है। जी, आपको एक सिटिंग स्पेस भी मिला हुआ है, जब मैं आता हूँ आपने उसको डेकोरेट भी कर रखा है। आप टीम कैसे मैनेज करते हो? मैं मतलब जब भी मैंने आपको विजिट किया है, मैं हर बार कोई ना कोई, और कुछ इंटर्न्स हर बार नए दिखते हैं, तो वो मैनेजमेंट आप कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि अभी भी आप बूटस्ट्रैप्ड हो और रेवेन्यू सोर्स मेरे ख्याल से भी नहीं है, तो वो हासिल, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इसी में फेल करते हैं। पहली चीज़ तो उनको बहुत डिफिकल्ट होता है नया अच्छा बंदा हायर करना, और एंड देन टू सस्टेन हिम। तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है? देखो, यहाँ पे हम लोग IIT कानपुर के काफ़ी सारे इंटर्न्स हैं जो अपने साथ काम कर रहे हैं। तो अगर इंटर्न्स को हम लोग अभी क्या, जितने लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि ओवरऑल सारा काम इंटर्न्स के ऊपर डाल देते हैं एक साथ। बट कहीं ना कहीं अभी की जो इंटर्न या जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनका माइंडसेट पहले से अलग है। वो लोग एक तरीके से इंटर्नशिप एक तरीके से मजबूरी के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए उनको, या फिर थोड़ा बहुत किसी को फाइनेंशियल इशू है तो स्टाइपेंड चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग एक तरीके से वर्क लोड नहीं लेना चाहते हैं, और जहाँ हम लोग उनके ऊपर वर्कलोड एक तरीके से उस तरीके से डालना शुरू कर देते हैं, तो वो इंटर्न 15 दिन के अंदर आपको छोड़ के चला जाएगा। या फिर कोई टीममेट भी, अगर इस नए जनरेशन का कोई टीममेट भी है ना, तो वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही स्मार्टली वे में हम लोग काम को जो है, काम को हम लोग समझते हैं, और जो पार्ट उनसे करवाना होता है वो एग्जैक्टली वही केवल सेम पार्ट उनको बताया जाता है कि तुम्हारा जो टारगेट है वो ये है, इतने दिन के अंदर तुमको ये करके जाना है, और इतने फ्लेक्सिबल हैं हम लोग, तुमको रात को आके काम करना है रात को काम करो, ठीक है, अपने रूम से काम करना है रूम से काम करो, एंड 9 to 5 वाला कोई इशू नहीं है। आप दूसरे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो, उससे हमको कोई इशू नहीं है। तो बट ये वाला पार्ट तुमको प्ले करना है, एंड लेने से पहले ऑफ कोर्स हम लोग कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो बंदा हम लोग के वर्क में से कौन सा पार्ट प्ले कर सकता है, देन उस हिसाब से सारे पजल्स बनते हैं, एंड जब वो वर्क कंप्लीट करके लाते हैं तो फिर हम लोग उस पजल को जोड़ के एक कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में बना पाते हैं। मैं आपसे एक मैसेज भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को दिलाना चाहूँगा, जो अभी सोच रहे हैं, या जिनका प्रोडक्ट है, जो हासिल कर रहे हैं बाहर है, जो जिनको इनक्यूबेशन इकोसिस्टम के बारे में नहीं पता है, तो उनको आपका एक मैसेज और बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन इंक्यूबेटर उस तरीके से अगर आप। राइट, मतलब देखा जाए तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अभी ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट को आइडिएशन स्टेज में कहिए, क्योंकि आइडिएशन स्टेज हो गया, चाहे फर्स्ट प्रोटोटाइप स्टेज को लेके अकेले जूझने में लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स वही हैं जो एक तरीके से अपने फैमिली को ऊपर लेके आना चाहते हैं कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट्स की वजह से, और वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं कि लाइक फैमिली उनको सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वहाँ पे मतलब ऐसे IIT कानपुर हो गए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, वो हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट के आइडिएशन स्टेज से लेके एंड जो कंप्लीट प्रोडक्ट होता है उस जर्नी के बीच में जो भी मतलब फंड्स लगते हैं, वो एक तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर आपको फुल सपोर्ट दे सकता है। फंड्स हो गया, स्पेस हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को अकेले ना फील करें, एंड अपने आसपास जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स है एक बार अपने आइडिया को पिच करने जरूर जाए। जिसकी वजह से, क्योंकि मैं कानपुर में था तो मेरा ये था कि अगर मैं कानपुर में हूँ तो आई थिंक IIT कानपुर बेस्ट प्लेस है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। मैंने यहाँ पे लगा रहा, पिच किया एंड हुआ मेरा। तो अपने आसपास के इंक्यूबेशन सेंटर में आप पिच करिए, एंड ज़रूर आपको फंड्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले आ पाएंगे। थैंक यू प्रिया, एंड इट वाज अ नाइस स्टोरी। और मेरे साइड से आपको शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप नोडेक्स को लेकर सितंबर में मार्केट में उतरे और पहले ही दिन आपको हज़ारों प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।